Good morning, everyone. Good morning. Welcome back to Ayurveda Scholars channel, non-stop solution for BMS second year. And today we are covering a अष्ट स्थान परीक्षा, that is अष्टविध परीक्षा, जिससे हम क्या करते हैं रोगी की परीक्षा करते हैं। किसकी परीक्षा करते हैं? रोगी की परीक्षा करते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रोगी परीक्षा। ठीक है, आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो हमने फर्स्ट पार्ट है, यानी कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जाइए और उसको देखिए, जहाँ पर हमने हमारे कॉन्सेप्ट बनाए थे और यहाँ पर हम हमारे न्यू कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, ताकि हम क्या है इजीली हर चीज़ को क्या कर सके, लर्न कर सके, है ना बच्चों। तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना है ना। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अष्टविध परीक्षा के बारे में। और अष्टविध परीक्षा से पहले हम थोड़ा रोगी परीक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में रोग परीक्षा के बारे में पढ़ा था और अब चैप्टर नंबर 3 में हम रोगी परीक्षा के बारे में पढ़ रहे। तो देयर आर सम डिफरेंस इन बिटवीन, है ना, देयर आर सम डिफरेंस इन बिटवीन बच्चों। तो इन दोनों के डिफरेंस को आज हम देखते हुए, अगर मैं बात करूँ रोगी परीक्षा की, तो देखो रोगी परीक्षा क्या है, पेशेंट है ना। इमेजिन करो यहाँ पे हमारे क्या एक डॉक्टर साहब बैठे हुए। कौन बैठे हुए? हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर साहब बैठे हुए, दैट इज अवर डॉक्टर बाय प्रोफेशन, है ना। तो ये हमारे डॉक्टर बाय प्रोफेशन जी हैं। अब ये क्या है, ये डॉक्टर साहब है। तो इनके पास क्या होता है, एक पेशेंट चल के आ रहा है। ठीक है, क्या चल के आ रहा है, इनके पास एक पेशेंट चल के आता है। तो जब ये पेशेंट चल के आता है तो ये उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है ना। इसकी क्या करते हैं, इसकी हिस्ट्री लेते हैं, इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर उसको लगता है कि हाँ इसको कुछ ना कुछ है तो टेस्ट लिखते हैं, लाइक आप विडाल टेस्ट करवा के, आप सीबीसी करवा के, आप यूरिन टेस्ट करवा के, आप एक्सरे करवा के आओ, है ना, सोनोग्राफी करवा के आओ। तो ये जो टेस्ट करवा रहा है पेशेंट और ये जो बीच की जो ये वार्तालाप है, दैट इज रोगी परीक्षा। तो सिंपल उस टाइमिंग पे हमारे डॉक्टर बाय प्रोफेशन का उद्देश्य क्या होगा, यार मुझे इसकी क्या पता लग जाए, शारीरिक और मानसिक स्थिति पता लग जाए। क्या पता लग जाए? शारीरिक और मानसिक स्थिति पता लग जाए, या फिर उसका शरीर का प्रमाण, उसका सहनन, उसका सत्व, उसका सातम ये पता लग जाए, है ना। ये सारी चीजें पता करने के लिए जो डॉक्टर बाय प्रोफेशन है वो अपनी क्या लगा रहे हैं, स्किल्स लगा रहे हैं बच्चों, है ना। क्या लगा रहे हैं? अपनी स्किल्स लगा रहे हैं, निंजा टेक्निक लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? निंजा टेक्निक्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, विधियां क्या, अब देखिए डॉक्टर बाय प्रोफेशन क्या करेंगे, विधियां यूज करेंगे। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं यार मैं पढ़ के आया हूँ अपने शास्त्र में दशविध, षडविध, अष्टविध, चतुर्विध परीक्षाएं होती है रोगी परीक्षा के लिए, तो मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब वहीं पर क्या होता है, वहीं पर चला जाता है पेशेंट थोड़ा टेस्ट वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर डॉक्टर बाय प्रोफेशन सोचते हैं कि अब आया ना तू ऊट पहाड़ के नीचे, है ना। अब क्या है, अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे। अब वो क्या करेगा, रोग की परीक्षा करेगा। जनरली रोग की परीक्षा वो कैसे करेगा, वो देखेगा निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसर्ग, संप्राप्ति, ये सारी चीजें वो अपनी युक्तियां लगाए। फिर जब पेशेंट लेके आएगा, क्या जैसे यूरिन टेस्ट पेशेंट लेके आया है, तो वहां पर वो देखेगा अच्छा इसको ये है, तो फिर वो वहां पर क्या करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा। या फिर मान लो कि उसमें भी कुछ नहीं आया, है ना, यूरिन टेस्ट में कुछ नहीं आया, तो फिर वो लगाएगा। फिर वो देखेगा आपकी पूर्व रूप क्या थे, आपके रूप क्या थे, फिर वो संप्राप्ति लगाने की कोशिश करेगा, है ना। मतलब ये जानने की कोशिश करेगा कि रोग की क्या अवस्थाएं हैं, या फिर रोग जनन किससे हुआ है, रोग को पैदा किसने करा है, उन हेतुओं का प्रयोग करेगा। ये उसका उद्देश्य होगा जब वो रोग की परीक्षा कर रहा होगा। तो अब क्या होता है कि जब वो रोग की परीक्षा करेगा ना, तो उसको रोगी चाहिए होगा, है ना। डॉक्टर बाय प्रोफेशन को क्या चाहिए होगा, सामने रोगी चाहिए होगा। तो प्योरली जो रोग परीक्षा होती है वो रोगी पर आश्रित होती है। किस पे आश्रित होती है बच्चों? रोगी पर आश्रित होती है। यहाँ थोड़ी ई की मात्रा नहीं लगती हुई हम लगा देते हैं, रोगी पर आश्रित होती है। ठीक है, अब देखो आधुनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो रोग परीक्षा में आता है, एक होता है पैथोलॉजी, एक होता है पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो पैथोलॉजी और पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, अब आ जाते हैं हम ब्लैंक स्लाइड के ऊपर। देखो लेट्स अज्यूम कि किसी को क्या हुआ है, किसी को हार्ट डिजीज हुई है ना। किसी को क्या हुआ है, ये है प्यारा सा सुंदर सा हार्ट है, इसको क्या हुई है, हार्ट डिजीज हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर एट्रिया से, एट्रियम से ब्लड आता है, वो यहाँ पे जाता है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। सबको पता है ये सारी चीजें। बट अगर इस चीज में कहीं पर भी किसी भी तरीके का कंस्ट्रिक्शन आ जाए, या फिर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज आ जाए, लाइक लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से जब ब्लड जा रहा है तो यहाँ पर किसी तरीके का ब्लॉकेज हो गया, तो दैट इज पैथोजेनेसिस। जब हम समझेंगे कि क्या हुआ है, ठीक है, तो वो तो क्या हो जाएगी, हमारी रोग परीक्षा हो जाएगी। और रोगी परीक्षा का मतलब क्या हो जाएगा कि जब कोई पेशेंट हमारी इस कंडीशन में आया है, तो हम उसके वाइटल्स चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर क्या है, उसका शुगर लेवल क्या है ना, ये सारी चीजें चेक करते हैं, उसका फीवर, उसकी पल्स रेट, ये सारी चीजें जब हम चेक कर रहे हैं, तो द कंडीशन इज जनरल एंड सिस्टमेटिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो समझ में आया रोग और रोगी परीक्षा के बीच में डिफरेंस? जितना यहाँ लिखा है उतना तुम लिख सकते हो, तुम्हारी युक्ति लगा के भी तुम और चीजें लिख सकते हो जो तुम्हें आ रहा हो, मॉडर्न कोरिलेशन करके, कोई तुमसे मना नहीं कर रहा है। ठीक है, बस क्या करना है, एग्जाम में जाके जितना अपने दिमाग में है ना वो सब क्या करना है, वॉमिट कर देना है। क्या करना है, सब कुछ वॉमिट करना है, कुछ अंदर नहीं रखना है। टॉक्सिसिटी पैदा हो जाएगी ना बाद में, फिर तो क्या कर देना, सारा वॉमिट कर देना, सब लिखो, टाइम को मैनेज करते हुए सब लिखो। ठीक है,
अब अपन फाइनली स्टार्ट करने वाले अष्ट स्थान परीक्षा के ऊपर, जिसमें आचार्य योग रत्नाकर, कौन से आचार्य बच्चा पार्टी, आचार्य योग रत्नाकर आए और उन्होंने हमें अष्ट स्थान परीक्षा के बारे में बताया। तो यहाँ पर हम आचार्य योग रत्नाकर जी को क्या कर देते हैं, टेक कर देते हैं ना, आचार्य योग रत्नाकर को सब टेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने एक श्लोक बोला, क्या बोला उन्होंने, बोला रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानन्य अष्टो परीक्षेत, रोगाक्रांत शरीरस्य, रिपीट आफ्टर मी, रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानन्य अष्टो परीक्षेत, नाड़ीम मूत्रम मलम जिव्याम शब्दम स्पर्शम दृगाकृति। यानी कि उन्होंने बोला कि शरीर में 8 स्थान होते हैं और उन 8 स्थानों की जो परीक्षा है वो करके आप क्या पता लगा सकते हो, वो करके आप पता लगा सकते हो कि बीमारी की स्थिति क्या है और उसकी कंडीशन क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, योग रत्नाकर ने श्लोक दिया हमें। तो हम कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में याद करवा दिया था कैसे करेंगे, पहले नाड़ी, देन फिर मूत्रम और मलम को याद रख लेंगे, दो पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर अपन याद रखेंगे हमारे पंच यानी कि 5 सेंस ऑर्गन से। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो जाएगा, दृक मतलब होता है दृष्टि, दृक मतलब क्या होता है बच्चों, दृष्टि। तो यहाँ पर हो जाएगा रूप, यहाँ हो जाएगा जिव्या से रस, और गंध, गंध क्या होता है, क्या बताया था कि जब भी कोई गंध आपके दिमाग में, आपको कोई बोलते हैं कि स्मेल आ रही है, तो यू इमेजिन, है ना, आप आकृति बना लेते हो एक, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी आकृति हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, नाड़ी में मूत्रम मलम जिव्या शब्दम स्पर्शम दृग आकृति। तो यहाँ पर अष्ट स्थान परीक्षा का एक ओवरव्यू हमने लिया है। अब चलो एक एक को उठाते, एक एक को धोते हैं बच्चों, है ना, क्या करते हैं, एक एक को उठाएंगे और एक एक को अच्छे से क्या करेंगे, हम धो देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं नाड़ी परीक्षा। क्या उठाते हैं सबसे पहले हम नाड़ी परीक्षा के बारे में उठाते हैं। और हम सेशन की शुरुआत करने या फिर इस तरीके की चीज़ों की शुरुआत करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, ताकि हमें क्या हो, प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए सबसे पहले आते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट स्लाइड पे, यानी कि हम आते हैं ब्लैंक स्लाइड के ऊपर। तो अब ब्लैंक स्लाइड में हम बना जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले दिल को मिटाना पड़ेगा, है ना बच्चा, क्या मिटाना पड़ेगा, यहाँ जो दिल है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सुंदर सा एक हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये है कैटरीना कैफ का हाथ, है ना, किसका है, कोई ऐसे बुरा नहीं बोलेगा मेरी पेंटिंग्स को, ये हमारा कैटरीना कैफ का हाथ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आती हुई छोटी छोटी सी वेन्स, छोटी छोटी सी नर्व्स, छोटी छोटी सी क्या आर्टरीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ये पूरा अपन इसको बना देते हैं हाथ को। ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये एक हाथ है। ठीक है, अब क्या होता है कि, चलो ठीक है, कोई ना, हाथ नहीं लग रहा है बट फिर भी मान लेते हैं ये क्या है, ये अंगुष्ठ है। ठीक है, तो अंगुष्ठ के मूल में, क्या बोला मैंने बच्चों, अंगुष्ठ के मूल में एक आर्टरी होती है। क्या होती है, एक आर्टरी होती है, दैट इज रेडियल आर्टरी। क्या होती है बच्चों, दैट इज रेडियल आर्टरी। ठीक है, सब इमेजिन करेंगे, अपना हाथ लेंगे, एकदम मस्त से ऐसे कलाइया पकड़ेंगे, देना नहीं है किसी को, है ना, किसी को देना नहीं है, खुद पकड़ना है। ठीक है, पकड़ेंगे उसमें, अब देखेंगे जैसे ही अंगुष्ठ है, उस अंगुष्ठ के मूल में एक आर्टरी होती है, जिसी को प्रेम पूर्वक कट कर लिया जाता है उन प्रेमियों के द्वारा, है ना बच्चा, जिसको ही क्या कर लिया जाता है, प्रेम पूर्वक कट कर लिया जाता है प्रेमियों के द्वारा, दैट वही आर्टरी को बोला जाता है रेडियल आर्टरी, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं जीव साक्षिणी। क्या बोलते हैं जिसको आयुर्वेद में, जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है जीव साक्षिणी। और इसी ही की परीक्षा की जाती है नाड़ी परीक्षा में, यानी कि जब आप नाड़ी की परीक्षा करेंगे, तब आप किसकी परीक्षा करेंगे, तब आप हमारी रेडियल आर्टरी यानी कि जीव साक्षिणी की क्या करेंगे, परीक्षा करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया कि वहां पर कौन सी आर्टरी होती है, भाई रेडियल आर्टरी, जीव साक्षिणी होती है। अब सेकंड थिंग की वात पित्त और कफ, यानी कि जो वात पित्त कफ है उस पे ही पूरी अष्ट स्थान परीक्षा बेस्ड है। ठीक है, उसी पर क्या है, हमारी अष्ट स्थान परीक्षा क्या है, बेस्ड है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ऊपर। देखो मैंने लिखा है वात, मैंने लिखा है पित्त और मैंने लिखा है कफ। ठीक है, सबसे पहले अपन आ जाते हैं, देखो अगर वात है ना, तो जहां भी वात होगी वहां पर उसके गुणों जैसी प्रॉपर्टी तुम्हें देखने को मिलेगी। वात रुक्ष होती है, सारे बच्चे यस मानते हैं इसको, हाँ मैम रुक्ष होती है। बात शीत होती है, सब मानते हैं। बात खर होती है, सब मानते हैं। ठीक है, पित्त की बात करते हैं तो पित्त क्या होता है, गर्मी देता है, दाह लाता है, तो उष्ण है। ठीक है मैम, मान लिया उष्ण है। तीक्ष्ण होते हैं, हाँ मैम ठीक है, तीक्ष्ण भी होती है। ठीक है, और हल्की सी स्निग्ध भी होती है, इसलिए हल्का सा अपन इसको स्नेह भी लिख सकते हैं। हल्का सा क्या लिख सकते हैं हम इसको, स्नेह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कफ का क्या होता है, देखो कफ का मतलब क्या है, कफता, बहुत ज्यादा कफ होगा तो कफ में क्या हो जाएगा, कफ का क्या गुण होता है कि कफ स्निग्ध होता है ना, शीत होता है ना,
पिच्छिल होता है, होता ही नहीं होता, पिच्छिल होता है, तो ये सारे गुण किसके हो जाएंगे, कफ के गुण हो जाएंगे। बस तुम्हें पूरे सेशन में बस ये चीज याद रखनी है कि वात अगर कहीं पर इन्वॉल्व हो रही है तो वात जैसे गुण होंगे, अगर पित्त कहीं पर इन्वॉल्व हो रही है तो पित्त जैसे गुण होंगे, और अगर कफ कहीं पर इन्वॉल्व हो रहा है तो कफ जैसे गुण होंगे। ठीक है, ये क्लियरिटी तुमको आ गई है, समझ में आ गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो अगर कहीं पर वात है तो वात क्या करती है, इमेजिन करो हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास मोस्ट वांटेड मुंडा है। क्या बच्चों, हमारे पास एक मोस्ट वांटेड मुंडा है और उसके शरीर में है वात। क्या है, उसके शरीर में वात है, तो क्या होगा, वात की वजह से उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर नहीं तो उसके शरीर में क्या होगा, उसके शरीर में जो है बहुत तेजी से गति होगी। जैसे हमारा ये क्या हो जाएगा, मोस्ट वांटेड मुंडा है। अब यहाँ पर अपन इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन जिसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो इसके क्या होंगे, ब्लड वगैरह होगा या फिर किसी भी तरीके के सिग्नल्स होंगे, वो क्या होगा, बहुत तेज तेज से बहेंगे। तो कैसे बहेंगे, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े से, है ना, बिल्कुल एक दूसरे से भिड़ते हुए बहेंगे मस्त। तो वात में क्या होती है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी गति होती है और इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, इसकी स्पीड हाई होती है। ठीक है, अब जैसे पित्त में क्या होता है, देखो पित्त में क्या होता है, पित्त का मतलब क्या होता है, क्रोध। पित्त का मतलब क्या होता है, क्रोध आ जाना किसी को, है ना, गर्मी बढ़ जाती है इंसान की, अपन बोलते हैं इसका बहुत गर्म खून है। गर्म खून मतलब क्या होता है, इसके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा क्या है, पित्त है, वो पित्त प्रकोपण इंसान है। अब जैसे जो मनुष्य होता है, जो पित्त प्रकृति का होता है, उसके लिए बोला जाता है कि वो क्रोधी होगा। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि अगर पित्त है तो चंचलता तो रहेगी रहेगी, क्या रहेगी, चंचलता तो रहेगी रहेगी, और उसके अलावा क्या होगा, वेग आएगा। क्या आएगा, वेग आएगा। जैसे गुस्सा कोई एकदम से तो नहीं करता, बिल्कुल ऐसे डीप में तो नहीं करा जाता, पहले वो बड़बड़ाएगा, फिर वो एकदम से फिर कुछ बोलता है, फिर रुक जाता है, फिर कुछ बोलता है, फिर रुक जाता है। तो दैट इज वेग वाली, है ना, एकदम से बिल्कुल रुक रुक कर होगी। तो चंचल गति होगी और रुक रुक कर वेग वाली गति होगी। ठीक है, क्या होगी, वेग वाली गति होगी, और हमें ना एकदम से गर्मी फील होगी उस इंसान के पास में। कैसा लगेगा, माहौल कैसा हो जाएगा बेटा, गर्मा गर्मी में हो जाएगा, है ना। जैसे पापा चिल्ला जाते हैं किसी घर में तो घर का माहौल नहीं हो जाता बिल्कुल गर्मा गर्मी वाला, तो यहाँ पर क्या लगेगी, गर्मी लगेगी, गर्म होएगा माहौल। ठीक है, अब मान लो कफ है ना, देखो कफ वाले पर्सन क्या होते हैं, जो नॉन चैलेंज पर्सन होते हैं ना, हाँ मेरी जॉब लग गई, मेरे को मेरे को किसी ने प्रपोज कर दिया, है ना, मेरे नंबर अच्छे आ गए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके कुछ भी हो जाए वो खुश नहीं होते कभी भी, चलो कुछ भी हो जाते तो दिखाते नहीं है ना, नॉन चैलेंज पर्सन होते हैं, तो वो हो जाएगा कफ। ठीक है, मतलब कफ का क्या मतलब है कि वो जो पर्सन होंगे उनमें गति कितनी होगी, बिल्कुल धीरे से, है ना, बिल्कुल एकदम से स्लोली स्लोली वे में चले जाएंगे वो, तो बहुत स्लो वाली कंडीशन में चले जाएंगे, तो दैट इज कफ प्रकृति। तो तुम्हें समझ में आ गया कि भाई टेढ़ी मेढ़ी गति और बिल्कुल फास्ट फास्ट वाला किसमें होगा, वात में होगा। जो पित्तज प्रकृति के होंगे वो चंचल तो होंगे पर वेग वाली होगी उसमें, और कफ वाले क्या होते हैं, बिल्कुल नॉन चैलेंट हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आपको समझ आया ये सारी चीजें। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब अपन आ जाते हैं हमारी कलर थ्योरी के ऊपर। किसमें आ जाएंगे बच्चों, अब आते हैं हम हमारे कलर थ्योरी के ऊपर। और कलर थ्योरी क्या कहती है कि जब जब वात होगा तब तब मैं अरुण वर्ण का हो जाऊंगा, या मैं किस वर्ण का हो जाऊंगा, मैं पांडु वर्ण का हो जाऊंगा, है ना। क्या होता है कि जब जब वात होगी, जब जब मैं कैसा हो जाऊंगा, अरुण या फिर पांडु वर्ण का हो जाएगा। तो वात प्रकृति वाले जो पुरुष होते हैं, या फिर जब हमारे शरीर में वात बढ़ जाती है तो क्या होगा, कलर कैसा हो जाएगा, अरुण वर्ण का हो जाएगा या फिर पांडु वर्ण का हो जाएगा। ठीक है, और पित्त मतलब क्रोध, और क्रोध किसको बताता है, रेडनेस को बताता है। आंखें लाल हो जाती है जब क्रोध होते हैं, तो रेड कलर का जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वाह क्या क्या मेथोडोलॉजी है मेरी। ठीक है, रेड कलर का हो जाएगा, और क्या होगा, पीत वर्ण का, पास से पित्त, पास से पीत वर्ण का हो जाएगा। और किसी चीज में कफ है तो कफ में क्या रहेगी, श्वेतता। क्या रहेगी बच्चों, श्वेतता रहेगी। ठीक है, एक बार ओबीसी स्टूडियो चेक कर लेते हैं कि हमारा शगुन तो नहीं हो गया, क्योंकि कुछ तो हो नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है जी, तो आ जाते हैं यहाँ पे, इसको देखने, नहीं जी शगुन नहीं हुआ है। ठीक है, शगुन नहीं हुआ है जी, बच गए हम। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाती है, क्या आ जाती है, श्वेतता आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों, श्वेतता आ जाती है। ठीक है, तो तुम्हें कलर कॉम्बिनेशन या कलर थ्योरी जो है तुम्हारे सामने क्लियर हो गई कि अरुण पांडु वर्ण वात में होगा, रेड या फिर पीत वर्ण सा पित्त में हो जाएगा, और श्वेतता किस में आएगी, कफ में आ जाएगी। तो तुम्हें कलर हो गया, तुम्हें जो है गुण हो जाएंगे, तुम्हें जो है गति हो जाएगी। तो तुम्हें वात पित्त कफ का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वात पित्त और कफ किस तरीके से काम करते हैं। अब अपन आ जाते हैं हमारी परीक्षाओं के ऊपर। किसमें आ जाते हैं बच्चों पार्टी, परीक्षाओं के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, आप देखो सबसे पहले उठाओ अपनी तीनों उंगली,
उंगलियां, ठीक है। कौन सी उंगलियां उठाओ? मध्यमा, तर्जनी और अनामिका, तीनों उंगलियों का उठाओ। देखो जो ये फर्स्ट नंबर की उंगली है जिससे आप क्या दिखाते हो? उंगली दिखाते हो लोगों को, दैट इज तर्जनी, जो क्या करती है? वात दोष को ग्रहण करेगी। जो मध्यमा होती है वो पित्त दोष को ग्रहण करती है और जो लास्ट वाली है वो कफ दोष को ग्रहण करने का काम करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप नाड़ी की परीक्षा करते हो, दैट इज क्या होता है? नर्व्स चेक करना। जैसे आप किसी भी वैद्य के पास जाओगे, है ना, किसी ना किसी गाँव में, किसी ना किसी शहर में वो ओजी वैद्य जरूर होता है कि हमारे वैद्य जी को दिखा लीजिए, है ना। तो वो क्या करते हैं? आप उसके पास जाते हो, वो आपसे आपका हाथ मांगते हैं ना। एंड बच्चा गलत नहीं समझना, हाथ मांग रहे हैं मतलब वो देखने के लिए मांग रहे हैं ना, नर्व्स चेक करने के लिए मांगते हैं। तो आप नर्व जब वो चेक करते हैं तो वो किस तरीके से उनकी हैंड प्लेसमेंट क्या होती है? वही क्या है? नाड़ी परीक्षा को जांचने की क्या है? हमारी प्लेसमेंट है। देखो नाड़ी परीक्षा का क्या प्रोटोकॉल है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भाई आपको खाली पेट शौचादि से निवृत्त होने के बाद में बिल्कुल प्रातः काल क्या करना है? नाड़ी की परीक्षा करनी है, ठीक है। अगर कोई वो स्त्री है तो उसके बाएं हाथ में और अगर पुरुष है तो दाएं हाथ की परीक्षा होगी, ठीक है। पुरुष में क्या होती है? पुरुष में होती है राइट हैंड की और महिलाओं में होती है लेफ्ट हैंड की, ठीक है। अब देखो इसका रीजन जो है, उसका रीजन से हम इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। देखो स्त्रियां क्या होती है? इमोशनल होती है ना बच्चा, क्या होती है? स्त्रियां इमोशनल होती है, ठीक है। और बोला जाता है कि ये जो लेफ्ट वाली होती है वो डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड होती है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि स्त्रियों में लेफ्ट हैंड की होगी और पुरुषों में क्या होगी? राइट हैंड की होगी, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि दबा दे तो तुम दबाए रख रहे हो, नहीं, बिल्कुल ऐसे आराम से ना प्यार से चेक करना होता है। ऐसे तीनों उंगलियों को प्लेसमेंट रखना है। करस्तीय अंगुष्ठ मूल्य क्या हो जाएगा? करस्तीय अंगुष्ठ मूल्य यानी कि अंगुष्ठ के मूल पर रखना है। रखा तुमने? सब रखो, अभी के अभी रखो, सारे रखा, ठीक है। अब रखने के बाद में क्या करो? रखो और उठाओ, रखो और उठाओ, 3 बार आपको ऐसे करना है और धीरे धीरे परीक्षण करना है। और बिल्कुल सतत अभ्यास के साथ में जब आप काफी टाइम एक्सपीरियंस ले लोगे तब आपको एक्चुअल में नाड़ी परीक्षा करना आएगा, एक बार में नहीं होगा। तो बार बार आपको क्या करनी है? परीक्षा करनी है, ठीक है। और क्या करना है? ये ध्यान रखना है कि अगर आपने तेल मर्दन किया हुआ है या आप तुरंत स्नान करके बाहर आए हैं या फिर आप सो के उठे हैं या फिर क्या है सोते हुए हैं और या भोजन के तुरंत बाद, आपको परीक्षा नहीं करनी है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा बच्चा पार्टी, है ना, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो देखो आप जब तेल मर्दन कर लोगे तो वात का क्या हो जाएगा? शमन हो जाएगा। जब आप तुरंत स्नान करके आते हो ना तो जितने भी ब्लड फ्लो होता है वो आपकी एक्सट्रीमिटीज में चला जाता है, तो आपका जो पल्स रेट है वो माइनली थोड़ा सा इंक्रीज आपको मिल सकता है। तो इसीलिए आप उस टाइम पे परीक्षा ना करो या फिर सोते हुए नहीं करो, क्योंकि उस समय डाइजेशन चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है बच्चा पार्टी? उस टाइम पर हमारे गट में डाइजेशन चल रहा होता है, तो सारा का सारा जो ब्लड फ्लो होता है वो कोष्ठ वाले रीजन में होता है। तो भी क्या होगा? आपको सही तरीके की क्या नहीं मिलेगी? सही तरीके की परीक्षा नहीं मिलेगी। और भोजन के तुरंत बाद में नहीं करना है, क्योंकि उससे पहले हो रहे थे हमारे पेट में हंगर कॉन्ट्रिक्शन, उससे पहले कूद रहे थे हमारे पेट में चूहे, और जब आपने खाना खाया तो वो चूहे हो गए शांत, यानी कि शांत माहौल हो जाएगा, स्थिर माहौल हो जाएगा। तब भी क्या होगी? नाड़ी परीक्षा क्या होगी? सही से नहीं आएगी। तो इसीलिए नाड़ी परीक्षा हमेशा कैसे करनी है? खाली पेट करनी है, बट शौचादि से निवृत्त होने के बाद प्रातः काल में करनी है। आप देखो यहाँ पर वो थोड़ा मॉडर्न कोरिलेशन में बताता है कि जो मॉडर्न एटेरियल पल्स असेसमेंट है उसमें आप क्या देखते हो? आप हाथ रखते हो, आप देखते हो गति, है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसकी गति देखते हैं, फिर हम उसकी देखते हैं ताल, है ना। क्या देखते हैं? ताल देखते हैं। ताल का मतलब क्या है? वो रेगुलर है, वो इरेगुलर है। क्या है बच्चों? वो रेगुलर है, वो इरेगुलर है। उसका आयतन क्या है? उसमें क्या तनाव है? वो किस वेग वाली है? कैसी वेग है? तो वेग, तनाव, ठीक है, ताल, गति और आयतन हम क्या करते हैं? उसमें देखते हैं। तो ये मॉडर्न एटेरियल पल्स असेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? हाथ में किस तरीके से प्लेसमेंट करेंगे? यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जो होता है इस वाली पे आप क्या रखते हो? ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट उंगली, ये आपकी हो जाएगी सेकंड उंगली और ये आपकी हो जाएगी क्या? थर्ड उंगली हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? थर्ड उंगली हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे। देखो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि देखो वात आदि दोष को तो आप भूल नहीं सकते हो, वो तो सब जगह आएंगे। तो वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष की हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं। हमने क्या बताया था कॉन्सेप्ट? वात दोष मतलब बहुत जल्दी चलेगा। तो अगर जो चीज जल्दी चल रही है उसको किससे कोरिलेट करोगे? ऐसे जानवरों से जो बहुत तेज तेज चलते हैं, जैसे कि सर्प और जलोका। क्या हो जाएगा बच्चा? सर्प और जलोका। तो सर्प और जलोकावत इसमें गति होगी, और गति कैसी होगी? बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होगी। कैसी होगी? टेढ़ी मेढ़ी गति होगी। अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं तो टेकीकार्डिया। क्या हो जाएगा? टेकीकार्डिया, यानी कि क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब जब प्रेशर ज्यादा होता है ना, कायनात का रूल है, जब जब प्रेशर ज्यादा होता है तब तब क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि ये क्या
क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वात दोष की वजह से अगर हम देखें तो टेकीकार्डिया की कंडीशन होती है, जिसमें वॉल्यूम क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और ईसीजी में यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ग्राम में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके की लाइनें हमें देखने को मिलेगी। तो जब आपको ऐसी लाइनें देखने को मिले तब आपको समझना है कि वो वात दोष की वजह से है। अगर बात करते हैं पित्त दोष की, तो पित्त दोष में क्या होता है, देखो पित्त दोष में होता है काक या मंडूक के समान, ठीक है, या फिर लावक पक्षी के समान, ठीक है। अब ये पक्षी क्या होते हैं, ये पक्षी थोड़े रुक रुक कर चलते हैं। ये पक्षी क्या होते हैं, उछलने वाले होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मंडूक यानी कि इस मेंढक की, तो ये मेंढक कैसे चलता है, ये मेंढक कैसे चलता है, उछल कर चलता है। तो मतलब वेग वाली है, यानी कि एकदम से वेग उठेगा और फिर शांत हो जाएगा, फिर एकदम से वेग उठेगा और शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, पित्त दोष की गति होती है, यानी कि चंचल और उछलने वाली जो गति है वो आपको पित्त दोष में देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखो ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऐसे ऊपर गया। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, जब इस तरीके का ग्राफ बने इसी चीज में, तब आपको समझना है कि वो पित्त दोष के कारण है। और अगर हम मॉडर्न कोरिलेशन की बात करते हैं तो मॉडर्न कोरिलेशन में क्या आ जाएगा, बाउंडिंग पल्स। क्या आ जाएगा, बाउंडिंग पल्स। अब व्हाट इज बाउंडिंग पल्स या वाटर हैमर लाइक पल्स, आपने पौवा खेला, सबने खेला होगा बचपन में, लंगड़ी पौवा खेलते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे हमने काफी टाइम खेला है ना। वो एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको मिटाते हुए, तो जो लंगड़ी पौवा अपन खेलते हैं इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर्स होती है कुछ, ये होता है यहाँ पे, ये थोड़ा गलत बनता हुआ, मैं दोबारा बनाती हूँ। हाँ, ये सबने खेला होगा, ये इस तरीके का कुछ बनता है, ये ठीक है, ये इस तरीके का है, सबने खेला होगा। यहाँ पौवा डालना होता है, यहाँ से जाना होता है, ठीक है। वो चीज सबने खेली। तो आप उसमें क्या करते हो, उचकते हुए जाते हो नहीं जाते, उचकते हुए जाते हो। या फिर आपने देखा है जब आप क्या करते हो, एक गेम खेलते हैं ना, पानी है, तालाब है, उसमें पत्थर डालते हैं, ठीक है। अब जिसका पत्थर ज्यादा दूर गया वो जीत जाता है, ठीक है, सबने खेला होगा। तो वो जो वाली सिचुएशन है जिसमें वो पौवा उचक के जा रहा होता है, दैट इज वाटर हैमर लाइक, ठीक है। वो क्या है, वाटर हैमर लाइक होती है, जिसको मॉडर्न में बाउंडिंग पल्स कहा जाता है। समझ आ रही है। अब आ जाते हैं कफदोष के ऊपर, ठीक है। कफदोष क्या, वही नॉन चैलेंज पर्सन, ठीक है, बिल्कुल क्या है, नॉन चैलेंज पर्सन है, ठीक है, हो गया मेरे पास। वैसे वाले पर्सन जो होते हैं वो नॉन चैलेंज पर्सन होते हैं। वो कैसे होंगे, शांत होंगे, बिल्कुल जैसे हंस होती है, बिल्कुल शांत होती है, पारावत, ये सब क्या होते हैं, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, कफदोष हो जाएंगे। गति होगी बिल्कुल क्या होगी, मंद होगी, एकदम बिल्कुल ऐसे उड़ती हवा साथ हवा, वैसी वाली सीन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल ये इस तरीके से हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अपोजिट टू वात दोष, क्या हो जाएगा, अपोजिट टू वात दोष, फुल वॉल्यूम एंड ब्रेडिकार्डिया, फुल वॉल्यूम एंड ब्रेडिकार्डिया वाली सिचुएशन हो जाएगी, है ना बच्चों। अब आ जाता है सन्निपातज, ठीक है। अगर मैं सन्निपातज की बात करूं तो सन्निपातज में क्या आता है, काष्ठ कुक्कुट और लावा तीतर के समान। किसके समान, काष्ठ कुक्कुट और लावा तीतर के समान। रीजन देखो, काष्ठ कुक्कुट क्या होता है, आपने ये देखा होगा टीवियों में, इसके बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं कि ये क्या होता है, सिर्फ एक ही निशाने पर एकदम टक टक मारता हुआ रहता है। तो इस तरीके की जो गति आपको देखने को मिलेगी, जो कभी वेगवान होगी कभी रुक जाएगी, मतलब क्या होता है, पगला जा रहे हो, है ना। सन्निपातज में कह रहे हो तीनों दोष मिल जा रहा है तो वो पगला जा रहा है। तो जैसे वो पागल हो जाता है, एकदम टक 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 एक जगह पे करता है, वैसी जब आपको गति देखने को मिले, यानी कि जब ऐसा हो कि ये हुआ देन ये हुआ देन ये, तो देर क्या हो जाएगी, ये हमारी सन्निपातज गति हो जाती है, जिसको बोला जाता है एरिथेमिया। क्या बोला जाता है, एरिथेमिया, यानी कि इरेगुलर पल्स रेट। क्या हो जाएगा, इरेगुलर पल्स रेट हो जाएगा। अब देखो बहुत सारी अलग अलग अवस्थाएं भी होती है जब पल्स रेट क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। जैसे आपने वो गाना सुना, दिल करे चूचा, है ना, वो वाला गाना सुना। तो उसमें क्या होता है कि जब आप भग के आते हो तो आपकी पल्स रेट बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई चलने लग जाती है, तो वो अवस्था हुई। तो वैसे ही जब आपको ज्वर आ रहा होता है ना, फीवर आ रहा होता है, तो आपकी जो गति होगी वो पित्त के कारण वेग वाली और गर्म होगी। कैसी होगी, वेग वाली और गर्म होगी। तो कोरिलेट कर रहे हो हमारे कॉन्सेप्ट से, जो ब्लैंक स्लाइड पे कॉन्सेप्ट है उससे कोरिलेट हो रहा है। अगर किसी को भय है ना, जैसे कोई क्या होता है मनुष्य, उसको क्या है, मतलब आप समझो कि भय का मतलब ऐसे नहीं कोई ने आपको एकदम से डराया। भय का मतलब यहाँ पर वो वैसे बता रहा है कि आपने मान लो कोई बढ़िया सा कांड कर दिया, ठीक है, आपने क्या करा, मम्मी के फेवरेट कांच के कप तोड़ दिए, है ना। तो आप क्या होगे, डर में रहोगे, है ना, मम्मी के सारे काम कर दोगे और बिल्कुल ऐसे मम्मी बोलेगी क्या किया तूने, तो फिर तुम ऐसा डर जाओगे कि यार कहीं मम्मी को पता तो नहीं लग गया। तो उस टाइमिंग पे क्या होगी, आपकी जो पल्स रेट होगी, पल्स रेट इन द सेंस की जो नाड़ी आप परीक्षा करोगे वो बिल्कुल क्षीण हो जाएगी, ठीक है। या फिर आपको जब भूख लग रही होती है तो बॉडी में हंगर कॉन्ट्रेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, हंगर कॉन्ट्रेक्शन चल रहे हैं, तो क्या
होगा, चंचल, क्या होगी, चंचल होगी। और अगर मैं इसके अपोजिट आपसे पूछूं कि अगर आपने भूख जो है वो खत्म हो गई, आपने खाना खा लिया, तो उस टाइम पे क्या होगी, स्थिर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चे पार्टी, स्थिर हो जाएगी। तो आपने अवस्था के अनुसार कर लिया, हमने वात दोषों के अनुसार कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द न्यू परीक्षा, दैट इज मूत्र परीक्षा, ठीक है बच्चों। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परीक्षा जो है इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, सिर्फ नाड़ी परीक्षा और मूत्र परीक्षा ही थोड़ी बड़ी बड़ी सी है, बाकी सारी जो परीक्षाएं वो बिल्कुल छोटी छोटी सी है। तो आराम से हम जो है खत्म कर लेंगे। अभी इन्हीं परीक्षाओं में थोड़ा बहुत क्या है, टाइम लग रहा है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बनाने में तो टाइम ही लगता है ना बच्चों। जाते हैं हम अब सेकंड परीक्षा के ऊपर, दैट इज मूत्र परीक्षा, जिसको हम मॉडर्न में बोला जाता है यूरिन टेस्ट। क्या बोला जाता है, यूरिन टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा प्रोटोकॉल बताया कि आपको कैसे यूरिन की परीक्षा करनी है। तो देखो, रात्रि के अंतिम पहर में, रात्रि के अंतिम पहर का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है, रोगी को उठाओ और मूत्र कराओ, यानी कि सुबह सुबह। पर सुबह सुबह कौन सा, रात्रि के अंतिम पहर वाले में उसको उठाओ, और प्रथम धार का तो करवा देना है त्याग, यानी कि फर्स्ट स्ट्रीम को करवा दो त्याग, और मिड स्ट्रीम का यूरिन कलेक्ट करना है। क्या करना है, मिड स्ट्रीम का यूरिन आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। और फिर उसको ऐसे पात्र में रखना है जहां पर उसमें कंटामिनेशन नहीं हो जाए। क्या नहीं हो जाए बच्चों, कंटामिनेशन नहीं हो जाए, बिल्कुल उसको आपको स्टेराइल रखना है। तो आपको एक कांच के पात्र में लेना है, पारदर्शी पात्र में लेना है, ताकि आप उसका कलर भी एग्जामिन कर पाओ। तो पारदर्शी कांच के पात्र में आप उसको सुरक्षित रखना है, और जब सूर्य उदय हो जाए तब ही उसकी क्या करें, परीक्षण करें। तो सिंपली क्या है, सिंपली जैसे मान लो एक्स पर्सन है, तो उस एक्स पर्सन को गहरी नींद में से हमने रात्रि के अंतिम पहर में उठाया, मिड स्ट्रीम का यूरिन जो है कांच की बोतल में या कांच के बीकर में कलेक्ट करा, और कलेक्ट करने के बाद सूर्योदय में परीक्षण करा। जब हमने परीक्षण करा तो हमने ये पता करा कि क्या उसमें कितना क्या उसका सहनन है, उसकी मात्रा क्या आई है, जैसे कि फीमेल है मेल है तो क्या मात्रा निकली है उसकी, उसका जो रस होता है, गंध होता है। देखो, रस को तो एग्जामिन नहीं कर सकते ना, ये इट्स नॉट पॉसिबल, तो इसको आप अनुमान से ज्ञान करते हो, ठीक है। गंध हो गया, उसका क्या वर्ण है, वो पीत वर्ण की आ रही है, वो अरुण वर्ण की आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम दोष को बता सकेंगे, ठीक है। अब उसमें ऐसा तो नहीं है कि रक्त आ रहा हो, यानी कि क्या हो रहा हो कि अंदर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उसकी वजह से क्या हो, सरक तो सपुई हो या फिर सात शर्करा हो, जो कि किस में देखने को मिलता है, डायबिटीज के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है बच्चा पार्टी, डायबिटीज के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। देखो, ओल्ड टाइम में क्या थी, मशीनें वगैरह नहीं थी, तो जब मशीनरी नहीं थी ना, तो पुराने वैद्य डायबिटीज का ट्रीटमेंट या फिर डायबिटीज का डायग्नोस करते थे कि वो जो यूरिन होता था, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनका जो यूरिन होता था, उन यूरिन में चीटे छोड़ देते थे। और अगर उनमें चीटे लग रहे हैं, जैसे होता है ना बहुत सारे लोगों के यूरिन में चीटे लग जाते हैं, तो दैट इज कि उनका जो यूरिन है उसमें शर्करा है, वो सा शर्करा यूरिन है, यानी कि वो क्या है, डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण में एमएसक्यू के बारे में बोला कि आपको मिड स्ट्रीम को लेना है और क्या करना है, कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना है। बाकी और आप क्या क्या देख सकते हैं कि कितनी प्रवृत्ति हो रही है, ठीक है। अब जब क्या होता है कि जब यूरिन आप कलेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे धार, उसकी जो गंध होती है, उसका जो रस होता है, ये सारी चीजें जो है आपको देखनी होती है। तो मूत्र परीक्षा में आपको ये सारी चीजें क्या होती है, देखनी होती है। तो यहाँ पर समझ आया क्या है क्या नहीं। अब अपन बात कर लेते हैं किसके ऊपर, दोषों के ऊपर, है ना बच्चों। किसके ऊपर बात कर लेते हैं, हम दोषों के ऊपर बात करेंगे। तो वात दोष की वजह से वही अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपली पांडुवर्ण हो जाएगा, पित्त की वजह से रक्तवर्ण हो जाएगा, और कफ की वजह से फेनिल होगी ना, फेन युक्त होगी, झागदार आएंगे। कैसे आएंगे, झागदार आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने जो है कुछ कुछ रोग बता दिए जिसमें आपको क्या है, मूत्रवर्ण देखता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। क्या कर सकते हो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हो। अभी मैं जो पेशेंट की हिस्ट्री अपन लेते हैं ना, हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करूंगी, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा, यानी कि एज वेल एज हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन भी थोड़ा क्लियर होता जाएगा कि आपको हिस्ट्री कैसे लेनी है, यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, पर्सनल हिस्ट्री कैसे आप लोगे, आप किस तरीके से उस पेशेंट की हिस्ट्री लोगे। तो वो सारी चीजें जो है हम एक तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो है मैं अपलोड करूंगी, वो आपको अच्छे से देखनी है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम परस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अभी हम इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो देखो, क्या इसको याद करने की जरूरत है, नहीं बच्चों, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। मैम बैठी है ना आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि देखो, अगर हरिद्रा में है तो हरिद्र वर्ण की होगी, याद ही नहीं करना। काल में है तो कृष्ण वर्ण की होगी, याद ही नहीं करना। अब आता है किसके ऊपर, पांडु या फिर कामला। तो सबने ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जॉन्डिस से छोटा से छोटा बच्चा बता देगा यूरिन का कलर देखिए, आपको तो पी लिया है ना। तो वो क्या हो जाएगा, कामला, यानी कि क्या हो जाएगा, जब यूरिन येलो कलर का है तो इट्स पांडु या फिर कामला, है ना। अब अपन बात करते हैं ज्वर की, मूत्र अतिसार की और मूत्राशय शूल की।
जिसमें भी क्या ज्वर का पता करने की जरूरत है। अगर किसी मनुष्य को ज्वर है इसका मतलब उसमें पित्त बढ़ा हुआ है, और जब जब पित्त बढ़ेगा, जब जब यूरिन का कलर हो जाएगा येलो एंड रेड कलर का। और ये बस आपको याद रखना है कि भाई ज्वर में क्या होगा, अल्प मात्रा में यूरिन आएगा। क्या आएगा, अल्प मात्रा में यूरिन आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आता है मूत्र अतिसार, मतलब मूत्र जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर से निकल रहा है। तो क्या मूत्र को किडनी में रहने का टाइम मिला, क्या उसमें बिलिरुबिन बिलिवार्डिन ये सब मिले, नहीं, उसमें किसी तरीके का आयन कंसंट्रेशन नहीं होगा। इसकी वजह से वाटर लाइक डाइल्यूटेड यूरिन बाहर आएगा, वाटर लाइक डाइल्यूटेड यूरिन बाहर आएगा। तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि मूत्र अतिसार में क्या होगा। अब बचा क्या, मूत्राशय शूल। तो मूत्राशय शूल का थोड़ा कॉन्सेप्ट हम ब्लैंक स्लाइड में समझते हुए देखो, अब क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशन होती है लाइक यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, प्रोस्टेटोमेगेली हो जाता है इन मेल, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेल्व कर जाती है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरेट्रा। ये सारी जब सिचुएशन होती है तो क्या होता है, लाइक इमेजिन हम एक प्रोस्टेटोमेगेली ले लेते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इस यूरिनरी ब्लैडर के आसपास क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ठीक है, अब जब किसी वजह से वह स्वेल्व कर जाती है तो ये रास्ता हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्टेड, और जब बार बार वो यूरिन जो कि एसिड वाला है, क्या है यहाँ पे जो यूरिन भरा हुआ है उसमें क्या है, एसिडिटी, वो वहां से निकलेगा तो आसपास की जो लेयर होती है जहाँ पर क्या है, मांस ही है, वहां पे क्या होता है, मांस ही होता है। तो जब वो बार बार उसको निकलेगा तो कैसे कलर का हो जाएगा, उसी के कलर का हो जाएगा, यानी कि बार बार ये से निकल रहा है तो मांस धोवनवत हो जाएगा। तो क्या याद करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मूत्राशय शूल में क्या होगा, मांस धोवनवत हो जाएगा, लाइक फ्लैश वॉशिंग हो जाएगा। और मूत्राशय शूल को बोला जाता है आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में मूत्र क्रच। क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी, मूत्र क्रच। तो मूत्र क्रच में यूरिन जो है वो कैसा आएगा, कैसा आएगा बच्चा, मांस धोवनवत आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पूरी हुई कि किस तरीके से आपको मूत्र की परीक्षा करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी कि मूत्र को संग्रहण करने का प्रोटोकॉल क्या है, फिर वात दोष की वजह से और अन्य रोगों में कैसा होगा। अब हम पढ़ रहे हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज तेल बिंदु परीक्षा। क्या पढ़ेंगे हम, तेल बिंदु परीक्षा। अब मैं यूं बोल रही है कि जब मूत्र पर आप तेल बिंदु डालोगे, है ना, आपने एक बीकर में जो है यूरिन लिया, उस यूरिन में जब आप तेल का बूंद डालोगे तो वो फैलता है, वो पेंदे में चला जाता है, या फिर वो किस तरीके की आकृति दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अरिष्ट का ज्ञान करेंगे। किसका ज्ञान करेंगे बच्चा पार्टी, अरिष्ट का ज्ञान करेंगे। अब जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं जिनको अरिष्ट का मतलब नहीं पता है, अरिष्ट का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण जिसको दिख जाने के बाद में उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। अरिष्ट सूचक लक्षणों का मतलब होता है कि जिसको देखने के बाद में आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि ये पर्सन जो है अब नहीं बच सकता, इसकी जो डेथ है वो क्या हो जाएगी, कंफर्म्ड हो जाएगी। दैट इज क्या हो जाएगी, हमारा अरिष्ट विज्ञान। तो एक बहुत अच्छी परीक्षा है तेल बिंदु परीक्षा। इसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं कि जो मनुष्य उसमें क्या अरिष्ट विज्ञान तो नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है आपको दिशाओं का ज्ञान दे देते हैं और हम बता देते हैं कि किस कंडीशन में कैसी कैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हमारी किसके ऊपर, कॉन्सेप्चुअल स्लाइड के ऊपर, दैट इज ब्लैंक स्लाइड। अब देखो यहाँ पर क्या बताना है आपको कि यहाँ पर आप इमेजिन करो एक बीकर है। ठीक है, आपने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, उस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, यूरिन भरा हुआ है ना, ये बहुत सारा यहाँ पर क्या है, बहुत सारा जो है यूरिन भरा हुआ है। अब यहाँ पर आप डाल रहे हो ड्रॉप, ऑयल की ड्रॉप डाल रहे हो। ठीक है, जब आप इसके में ऑयल की ड्रॉप डालते हो तो अगर ये सीधे पेंदे में चला जाती है तो आपको क्या समझना है कि असाध्य है। क्यों, अंधकार में चली गई ना, नीचे की साइड क्या होता है, समुद्र में नीचे की साइड अंधकार होता है, तो जैसे ही वो अंधकार के साथ चली गई दैट इज असाध्य रोग हो जाएगा। कैसी हो जाएगी, असाध्य हो जाएगी। लेकिन अगर वो जो मूत्र है वो ऊपर की तरफ फैल जाए, है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे अमीबा के जैसे बिल्कुल वो फैल जाए, तेल की बूंद फैल जाए उस यूरिन के ऊपर, तो आपको समझना है वो कैसी हो जाएगी, साध्य हो जाएगी। ठीक है, और आपको ये भी देखना है कि वो किस तरीके की आकृति बना रहा है, और उस आकृति के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो कि वो साध्य हो जाएगी और असाध्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे लेती हूँ कि आपने क्या करा, उसमें डालो, डालते आपको दिख गया शिरोहीन मनुष्य की आकृति। ठीक है, फट जाएगी तुम्हारी तो, है ना, तुम तो यार यूरिन टेस्ट तो छोड़ो, हम यहाँ से निकल लेते हैं, हमें शिरोहीन मनुष्य दिख गया। तो जो भयंकर विकराल रूप आपको देखने को मिलते हैं तो वो आपको बताते हैं कि ये तो क्या है, असाध्य रोग है। और जो बिल्कुल प्यारे प्यारे स्वरूप का आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कमल का फ्लावर बनते हुए दिखे तो तुम भी चौंक जाओगे ना कि यार क्या मस्त कमल का फ्लावर बना है, तो वो साध्य डिजीज होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि जब आप तेल बिंदु परीक्षा करते हो तो अगर वो फैल जाता है तो वो साध्य है, और अगर वो नहीं फैलता है तो वो क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। ठीक है, अब दिशाओं के बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो, थोड़ा आप रिवाइज यहीं पे कर लेते हैं। देखो
यहाँ पर इस तरीके से होता है। देखो अब जिसको याद नहीं होता ये उसके लिए, जिसको याद है इट्स वेरी गुड, ठीक है, और जिसको याद नहीं है ये उसके लिए है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आता है, ये तो तुम्हें पता होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व एंड पश्चिम हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण, यहाँ हो जाएगा पूर्व, यहाँ हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। अब कोण कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, देखो हमारा जो ईशान है ना, हमारा प्यारा सा क्या है, ईशान है, ठीक है। तो ईशान हवाओं में उड़ रहा है आजकल ज्यादा, कहाँ उड़ रहा है बच्चों पार्टी, आजकल ईशान ज्यादा हवाओं में उड़ रहा है, ठीक है। तो ईशान कोण कहाँ पे उड़ रहा है, हवाओं में, यानी कि हवा यानी कि वायव्य कोण। तो यानी कि वायव्य और ईशान कोण ऊपर की तरफ होंगे क्योंकि आसमान ऊपर होता है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या होंगे, नीचे की तरफ उनके ओपोनेंट्स होंगे। जैसे वायव्य कोण का ओपोनेंट्स हो जाएगा आग्नेय कोण, और ईशान कोण की तो क्या है, यानी कि ईशान की आंखें क्या है, बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर हो जाएगा नेत्रज्य कोण। क्या हो जाएगा, नेत्रज्य कोण हो जाएगा। तो ईशान कोण, नेत्रज्य कोण, वायव्य कोण और आग्नेय कोण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें समझ आए कि तुम्हें कैसे दिशाओं को याद रखना है। ये पॉइंट एक दो बार तुम पढ़ोगे तुम्हें याद रह जाएगा, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चों को जनरली में दिशा के बारे में याद नहीं होता, वो बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं कि हम इसको कैसे याद रखें, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, दिशाओं के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जब उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की बात करते हैं तो उत्तर दिशा में तो रोग जो है आरोग्यता को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। किसको प्राप्त हो जाएगा, रोग आरोग्यता को प्राप्त हो जाएगा उत्तर दिशा में, ठीक है। तो उत्तर दिशा हमारे लिए क्या है, गुड है, पॉजिटिव है। पूर्व दिशा की बात करते तो यहाँ तो भाई रोग और शीघ्र शांत हो जा रहा है, तो पूर्व दिशा भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, दैट इज ओके। बट दक्षिण दिशा हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। क्यों है, क्योंकि देखो नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे स्टूडेंट्स हमेशा कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। तो नीचे की ओर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो नीचे की ओर क्या आएगा, ज्वर होगा, और क्रमशः मतलब आरोग्यता को प्राप्त होगा, पर पहले यार ज्वर होगा, ठीक है, उसके बाद रोग शांत होगा। और पश्चिम दिशा में भी सेम क्या है, रोग क्या होगा, सुखपूर्वक शांत हो जाएगा। तो देखो पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, इस तीनों दिशाओं में तो जो रोग है वो शांत हो जाएगा आराम से। बट सिर्फ एक ही दिशा है दैट इज दक्षिण दिशा, जब ज्वर होगा, क्या होगा, जहां पर क्या होगा, पहले ज्वर होगा और उसके बाद शांत होगा, ठीक है। तो तुम्हें दिशाओं का तो समझ में आ गया और याद भी हो गया होगा, ठीक है, बहुत इजी। अब आ जाते हैं अपन किसके ऊपर, हमारे कोणों के ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोण के ऊपर क्या है, देखो अब ईशान हवाओं में है ना, तो हवाओं में तो मुंह के बल गिरेगा सीधे, तो मुंह के बल गिरेगा तो एक मास में तो ईशान की मृत्यु हो जाएगी, और वायव्य कोण वालों की तो अमृत भी पिला दो, कितने ही जतन कर लो फिर भी क्या होंगे, वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो जो एक बार हवाओं में चला जाता है वो वापस जिंदा नहीं रहता। तो ऐसे याद रखेंगे, वायव्य कोण में वो हमेशा क्या हो जाएगा, मर ही जाएगा, और ईशान कोण की मृत्यु किस में हो जाएगी, एक मास में हो जाएगी, ठीक है। और आपको देखो नेत्रज्य कोण अगर और आग्नेय कोण की बात करते हो तो कैसे याद रखोगे, ये क्या है, पाताल लोक है हमारा, क्या है, ये हमारा पाताल लोक है, यानी कि ये पूरा पाताल लोक है। तो इसमें तो क्या हो रही है, मृत्यु निश्चित ही है। तो नेत्रज्य कोण और आग्नेय कोण में तो मृत्यु निश्चित है। दक्षिण कोण में ज्वर होकर वो आरोग्यता को प्राप्त हो जाता है। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी दृष्टि से, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यदि तेल बिंदु में छिद्र दिखाई पड़े, यानी कि जब आप बीकर में उस तेल बिंदु को डाल दो और उसमें आपको छिद्र दिखाई पड़े, तो आपको समझना है कि मृत्यु तो क्या है, निश्चित ही है। तो तेल बिंदु परीक्षा यहाँ पे समझ में आई है, बिल्कुल इजी सा टास्क है और कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम तेल बिंदु परीक्षा के आकृति विज्ञान के ऊपर, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर क्या था, साध्य और असाध्य क्या होता है। देखो साध्य मतलब क्या है, इमेजिन करो है ना, तुम तालाब के किनारे बैठे हुए हो, है ना, ठीक है, बिल्कुल हंस वहां पर है, और कमल का फूल देने वाला भी बैठा हुआ है, और छाता है, दोनों एक ही छाते में बैठे हुए हैं। तो दैट्स लाइक रोमांटिक सा माहौल हो रहा है, तो अच्छा अच्छा लगेगा ना। तो लाइक क्या हो जाएगी, क्यूरेबल और फेवरेबल कंडीशन होगी, यानी कि ये साध्य हो जाएगी। यानी कि अगर तेल बिंदु में कमल, हंस, छाता, तालाब ऐसी स्ट्रक्चर बने तो वो तो क्या हो जाएगी, साध्य हो जाएगी। बट अगर वहां पर ऐसी कंडीशन हो कि तुम्हें जो है शिरोहीन मनुष्य दिखने लगे, मधुमक्खी के छत्ते आ जाए, है ना, मधुमक्खी आ जाए, ठीक है, आपको वहां पर जो है कुर्म देखने को मिले, हल देखने को मिले, कोई व्यक्ति जो है शिरोहीन मनुष्य हल जोत रहा हो, तुम्हारी तो फट जाएगी ना, तुम तो यार ठीक है चलो घर चलते हैं, वैसे वाला सीन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, असाध्य हो जाएगी, इनक्यूरेबल और फेटल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दोष के अनुसार हो जाएगी, तो देखो बात में सर्पाकार, वही अपन ने बात करी थी, सर्प के जैसी होगी। कफ में कैसी होगी, मुक्ताकार होगी ना, पेयर लाइक होगी। पेयर कितने सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, शांत से दिखते बिल्कुल, है ना, तो मुक्ताकार हो जाएगी। और छत्राकार होगी पित्त दोष में। तो आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर पित्त की वजह से जो दृष्टि बनती है वो साध्य है या असाध्य, से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने देखा यहाँ छत्राकार, यहाँ भी छत्राकार है, यानी कि ये साध्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको तेल बिंदु परीक्षा समाप्त हुई। तो यहाँ पर आज हमारी नाड़ी परीक्षा और हमने तेल बिंदु परीक्षा कर ली है। बाकी की जो परीक्षा है हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सेशन काफी लंबा हो जाता है। तो इसीलिए अभी जो है हम वापस जाते हैं हमारे
हमारे फ्रंट पेज के ऊपर, तो हम जो है नेक्स्ट जो परीक्षा है वो कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।